नमस्कार, जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं जी बिजनेस का प्राइम टाइम शो इंडिया 360 मेरे यानी दीपक डोभाल के साथ। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अरब सागर से गुजरात की ओर बढ़ रहा तूफान बिपरजॉय कल गुजरात तट से टकराएगा। जखाऊ पोर्ट से 280 किलोमीटर दूर है तूफान से निपटने में पूरी तैयारी। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैयार। कोस्ट गार्ड और सेना भी तैनात। 16 जून को बिहार कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा बन सकते हैं मंत्री। तेजस्वी बोले सीएम तय करेंगे नए मंत्रियों के नाम। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा जारी। 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में बमबाजी। राज्य चुनाव आयोग के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। भारत के 6,500 अमीर देश छोड़कर जा सकते हैं विदेश। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में खुलासा। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे विस्तार से चर्चा। जानेंगे अमीरों के भारत छोड़ने के पीछे टैक्स की दिक्कतें, मौकों की कमी या बात कुछ और है। जानिए धन कुबेर क्यों चले परदेश। टीसीएस में महिलाएं बड़ी संख्या में छोड़ रही हैं नौकरियां। वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी बताई जा रही वजह। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे नौकरी के इस रोचक ट्रेंड का संपूर्ण विश्लेषण। जानेंगे महिलाओं को ऑफिस जाने में क्या है परेशानी। दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ हुए बंद। निफ्टी 40 अंकों की तेजी के साथ 18,750 के ऊपर हुआ क्लोज। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। क्या भारतीयों के पास अगर ज्यादा पैसे आ जाएं तो वो विदेश में जाकर बस जाने की सोचते हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट आई है। ये कहती है कि इस साल भी भारत से बड़ी संख्या में अमीर लोग देश छोड़कर जाने वाले हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इस साल 6,500 एचएनआईज यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं वो देश छोड़कर जा सकते हैं। पिछले साल 2022 में हालांकि थोड़ा ज्यादा तादाद थी, इस बार थोड़े कम है, लेकिन पिछले साल 7,500 अमीर लोग देश छोड़कर विदेशों में जा बसे थे। देश छोड़ने वाले अमीरों के मामले में चीन हालांकि पहले पायदान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में चीन से 13,500 अमीर लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर यानी कि भारत के बाद यूके है, ब्रिटेन। यहां से 3,200 जो एचएनआईज हैं देश छोड़कर जा सकते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर रूस का नाम शामिल है। यहां से 3,000 अमीर देश अपने छोड़कर जा सकते हैं। साल 2022 में रूस में से 8,500 जो अमीर थे वो देश छोड़कर गए थे। एचएनआईज यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और इनको मिलीनियर भी आप कह सकते हैं। और अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो जिनके पास $10 लाख या इससे ज्यादा की इन्वेस्टेबल वेल्थ होती है उन्हें एचएनआईज में गिना जाता है। अगर रुपए में आपको समझना है तो समझिए कि जिनके पास 8 करोड़ से ज्यादा की निवेश क्षमता वाला अगर क्षमता है तो उसको मिलियनेयर हम कहेंगे। अब निवेश क्षमता क्या है, इन्वेस्टेबल वेल्थ क्या है, ये भी समझ लीजिए। इन्वेस्टेबल वेल्थ का मतलब हो गया वो वेल्थ जिसमें आपकी प्रॉपर्टी, कैश और शेयरों में निवेश शामिल है, लेकिन आपने कोई कर्ज लिया है, कोई लायबिलिटी है तो वो उसमें शामिल नहीं होगी। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि लायबिलिटी को हटाकर जिसके पास 8 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की निवेश करने की क्षमता है वो कहलाएगा मिलियनेयर। ये तो हुई बात कि कौन मिलियनेयर है। अब जरा और वापस रिपोर्ट पे आइए। देखिए, रिपोर्ट जारी करने वाला हेनले दुनिया भर में वेल्थ और इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन पर नजर रखता है। अब सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी संख्या में अमीर लोग अपना देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, दरअसल
कहा यह जाता है, मोटा मोटी जो अनुमान है वो ये है कि इसके पीछे है टैक्स की जटिलताएं। भारत में टैक्स के कानून और इससे जुड़े नियम बेहद सख्त हैं और यही कारण है कि भारत में रहने वाले मिलेनियर्स को टैक्स से जुड़ी बड़े जटिल नियम पसंद नहीं आते और इसके चलते हर साल अमीर लोग बड़ी संख्या में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं। यही नहीं, जो परंपरागत जो कारण रहे हैं देश छोड़ने के, उसमें पर्सनल फ्रीडम यानी कि व्यक्तिगत आजादी, बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर, बेहतर जीवन जीने की आकांक्षा भी वजह है। इसके अलावा ज्यादा मौकों की तलाश के लिए भी पलायन होता है। साथ ही एक सोच ये भी है कि दुनिया तो ग्लोबल विलेज है, कभी भी जहाज में बैठे और अपने पैतृक घर लौट आए। तो ये भी जो सोच होती है ये भी अमीरों को दूसरे देशों में जा बसने के लिए प्रेरित करती है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर ही यानी कि मिलेनियर्स ही भारत छोड़ रहे हों। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में खुद सरकार ने माना कि 2021 में 1,63,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी, सरेंडर कर दी और 2018 से 2021 यानी कि 3 सालों के बीच में लगभग 3,90,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। तो यानी कि सिर्फ मिलेनियर्स का जो आंकड़ा दिख रहा होगा आपको 6,500 7,500, ये कम है। एक्चुअल में जो नागरिकता छोड़ रहे हैं दूसरे देशों के लिए, उनकी तादाद बड़ी है। दुनिया भर के ज्यादातर अमीरों को ऑस्ट्रेलिया और खासतौर से भारत के जो अमीर हैं उनको ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर जैसी जगहें सबसे ज्यादा पसंद आ रही हैं। अमीर उस देश में जाना पसंद करते हैं जहां गोल्डन वीजा प्रोग्राम हो, टैक्स से जुड़े हुए लचीले नियम हो, मजबूत बिजनेस इकोसिस्टम हो और सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण जैसी सुविधाएं उनको मिले, जैसा इकोसिस्टम मिले। हालांकि करोड़पतियों के देश छोड़ने पर विशेषज्ञों का यह मानना है, खासतौर से भारत में, कि इसमें कोई चिंता की बहुत ज्यादा बात है नहीं। ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि 2031 तक भारत में करोड़पतियों की यानी कि मिलेनियर्स की जो आबादी है वो आज से 80% तक बढ़ जाएगी। तो यानी कि 2030 तक 31 तक हमारे पास आज जितने मिलेनियर्स हैं उनसे 80% ज्यादा मिलेनियर्स होंगे। इस दौरान भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए वेल्थ मार्केट्स में से एक होगा और यही नहीं, देश में फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा मिलेनियर्स निकलेंगे। दूसरी तरफ टैक्स नियमों में जटिलता को लेकर ये जो परेशानियां हैं, इसकी वजह से शायद और ज्यादा मिलेनियर्स भारत छोड़ें भी। और यही वजह है कि जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तब से जो सोशल मीडिया पर भी एक बहस चल रही है। वित्त मंत्रालय को लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, अमीर क्यों छोड़े जा रहे हैं। कुछ लोग अमीरों को निशाने पर साध रहे हैं कि जब जरूरत थी तो देश से कमाया, अब बाहर चले गए जब कमाया। तो इस तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग वित्त मंत्रालय को घेर रहे हैं कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई दिग्गज लोग ये भी कह रहे हैं, जिसमें बड़ा नाम है इन्फोसिस के पूर्व बोर्ड मेंबर और जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार टीवी मोहनदास पाई। इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वित्त मंत्रालय ने एचएनआईज का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स के नियमों को सरल किया जाना चाहिए, वरना एचएनआईज ऐसे नहीं टिकेंगे। तो अलग अलग नजरिए हैं भारत से जो अमीर छोड़कर जा रहे हैं और बड़ा संवेदनशील विषय भी रहा है ये भारत में, देश छोड़कर जाना, अपनी मिट्टी छोड़कर जाना। भारत के भीतर भी पलायन पर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है और अब देश से बाहर, ठीक है नौकरी वगैरह के लिए कोई जा रहा है तो लोग फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई देश छोड़कर दूसरे देश में बस जाए तो बहुत सारे लोग इसे एक इमोशनल मैटर भी मानते हैं। बहरहाल थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। क्या वाकई में टैक्स से जुड़ी जटिलताएं हैं भारत में? टैक्स नियम इतने खतरनाक हैं कि लोग यहां पर रहना पसंद नहीं कर रहे। अपॉर्चुनिटीज तो हम देख रहे हैं कि बहुत शानदार है, उसके बावजूद फ्यूचर विदेशों में ही क्यों नजर आ रहा है? तो थोड़ा सा इसको बिगर पर्सपेक्टिव में समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुराग सिंह मैनेजिंग पार्टनर हैं एंसिल कैपिटल के। अनुराग जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने जब ये रिपोर्ट पढ़ी और ये नंबर पढ़ा 6,500 का, जैसे हम कह रहे हैं कि पिछले साल से तो थोड़ा सा कम ही है, बट ये हर साल नंबर आ रहा है, आपकी नजर में पहला रिएक्शन क्या था? ये स्वाभाविक आपको लगा या कुछ ट्रेंड आपको लग रहा है कि शायद जिसको टैक्स रिजीम से जोड़कर देखा जा रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी से जोड़कर इसे देख रहे हैं? आपके लिए ये नंबर्स क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, स्वाभाविक है या कुछ अनयूजुअल है इसमें? दीपक, आपको और जो सुन रहे हैं हमें, उनको नमस्कार।
देखिए दीपक, हम न्यूज को ना दोनों नजरिए से देख सकते हैं और मैं दोनों नजरिए पेश करूंगा और साफ साफ बात करेंगे। लेकिन मुझे ये कोई अलार्मिंग नहीं लगता हम्म, और ये कोई चिंता की बात भी नहीं है। बेसिकली आई थिंक हम इसमें से न्यूज बना सकते हैं, बट अगर क्विकली मैं आपको नंबर्स का कॉन्टेक्स्ट दूं, देखिए आपने भी अच्छा डेटा दिया। एक छोटा करेक्शन करूंगा दीपक, हम्म, जिस घर में आप रहते हैं हम्म। वो इन्वेस्टेबल एसेट नहीं होता है। तो वो 1 मिलियन की जो वेल्थ है वो उसमें, आप जिस घर में अगर रह रहे हैं चाहे वो 10 करोड़ का भी हो, लेकिन वो उसमें काउंट नहीं होता है। हाँ, तो लेकिन दैट्स हाउ सेकंड दे, सेकंड होम शायद उसमें आएगा। ऑफ कोर्स वो 100%, बट हम्म। जिसमें रह रहे हैं सिर्फ वो, तो दैट्स द ओनली करेक्शन। ओके, बट ओके। कमिंग टू बिगर नंबर, इंडिया में करीब, एंड ये नंबर जो है दीपक, ये इंडिया में अबाउट 800,000, मतलब 8 लाख करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 मिलियन से ऊपर इन्वेस्टेबल एसेट्स हैं। हम्म, वो उनको एचएनआईज कहते हैं ग्लोबल स्केल पे। अब 8 लाख में से पिछले साल आपने बताया 7,500 गए, इस साल 6,000 6,500 जाएंगे। दीपक अगर इस रेट से भी चले तो 10 साल में सिर्फ 10% कम हो पाएगा नंबर, हम्म, बल्कि 10 साल में ये नंबर बढ़ भी रहा है। पीपल आर सेइंग 10 साल में तो ये नंबर डबल हो जाएगा, तो 8 लाख से 16 लाख हो जाएंगे नंबर्स। तो एनी ग्रोइंग इकोनॉमी शुड एक्सपेक्ट कि कुछ लोग तो बाहर जाएंगे ना, फॉर वेरियस रीजंस। अब देखिए हम लोग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। 40% ऑफ इंडियाज मार्केट कैप दीपक कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड फार्मा कंपनीज कंबाइंड, राइट? इट इज एक्सपोर्ट लेड, हम्म, राइट? अब अगर उनके सीनियर मैनेजमेंट हु हैव टू बी क्लोजर टू द क्लाइंट्स, अब अगर वो आते हैं यूएस एंड यूरोप, तो वो नंबर इस 6,000 साढ़े 6,000 में काउंट होता है। बट हमें ये समझना होगा कि वो बहुत सारा वेल्थ और जॉब्स इंडिया में भी क्रिएट कर रहे हैं। वो हाँ। कुछ कुछ सीएक्सओज, 15 20 25 सीएक्सओज अगर यूएस में बैठे हैं, तो इंडिया में वो हजारों की तादाद में, लाखों में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, और नए जॉब्स आ रहे हैं, राइट? और वेल्थ इंडिया में भी क्रिएट हो रही है इंडियन स्टॉक मार्केट से। आई थिंक वी टू सी इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दैट ऐसा नहीं हो सकता कि हम फॉरेन कंट्री से कैपिटल लें लेकिन हमारा कोई भी इंसान वहां पे नहीं जाए। तो ये एक बिजनेस फॉर प्रोफेशनल्स। सेकेंड दीपक, जाहिर है बहुत लोग एक जब इकोनॉमी में इतना कंपोनेंट आ गया है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का, सर्विसेज का, तो वहां पे जो फैमिलीज हैं उनके किड्स भी कुछ बाहर की तरफ रख सकते हैं कि देखिए हमें एजुकेशन बाहर करनी है या रहना है। कई बार पेरेंट्स यहीं पर हैं लेकिन बच्चे वहां पर है। सो ये सब इश्यूज हैं दीपक, बट दिस इज नॉट अ अलार्म, राइट? आई एम सेइंग ये बहुत छोटा नंबर है इन अ कॉन्टेक्स्ट, कंपेयर टू जितने न्यू मिलियनर्स इंडिया क्रिएट कर रहा है। तो नेट में इंडिया पॉजिटिव ही होगा। इट विल नॉट बी कि ये कम होने शुरू हो गए और ये नंबर श्रिंक हो रहा है। नंबर श्रिंक नहीं होगा। तो फर्स्ट दीपक, लेट्स जस्ट बी वेरी क्लियर, वी कैन मेक एनीथिंग आउट, और हर इकोनॉमी में होता है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में भी लाना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। अब ब्रिटेन है, 7 करोड़ की वहां पर आबादी है, 3,200 लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है, 6,500 जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा अलार्मिंग शायद ब्रिटेन के लिए ये होना चाहिए। रूस में तो टैक्स भी कम है, शायद 13% के आसपास वहां पर फ्लैट है, उसके बावजूद वहां से अमीर जा रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें नंबर्स के, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल जो लोग पूछते हैं बार बार अनुराग, वो ये है कि अक्सर इंक्रीजिंग आउटफ्लो खासतौर से मिलेनियर्स का, उसको ड्रॉप इन कॉन्फिडेंस इन कंट्री के रूप में भी देखा जाता है, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो। क्या आप इससे सहमत हैं कि कॉन्फिडेंस की बात है इसमें, या वाकई में अपॉर्चुनिटी, बच्चों के लिए फ्यूचर देखना है, या ग्लोबल विलेज का सपना है? ज्यादा फैक्टर कौन सा है जो सोच को प्रभावित करता है बाहर जाने की? ओके, सो दीपक, ये मैं इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कम कहूंगा। देखिए एवरीबडी इज कंफर्टेबल, जो जहां पर काम करते हैं वो कंफर्टेबल हैं। अब मैं यूएस में हूँ, ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो ये सोच के आते हैं कि देखिए हम जाएंगे, कुछ एक्सपोजर लेंगे, कुछ साल में भी ज्यादा पैसे कमाएंगे, फिर इंडिया में आके रहेंगे। लेकिन वंस दे आर हियर, वो फिर फैमिली के रेस्ट्रिक्शंस में बंध जाते हैं, यहाँ पर लाइबिलिटीज आ जाती हैं, दूसरी चीजें हो जाती हैं, तो फिर इनर्शिया आ जाता है और कोई भी रेडिकल चेंज लेना मिड करियर आसान नहीं होता। तो जो वहां है वो वहीं रहता है और जो यहाँ है वो यहाँ रह जाता है। एक 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 और पक्ष है दीपक इसमें जो ऐड करूंगा, जी। हालांकि यहां पर आपका पॉइंट एड्रेस होता है। यूएस में 4 मिलियन ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, विच इज सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? ये दीपक एक फोर्स चॉइस है। मेरे सामने भी ये चॉइस दीपक अगले साल खड़ी हो जाएगी। अच्छा। मैं अपना अमेरिका का पासपोर्ट लूं और इंडिया का पासपोर्ट मुझे छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। नहीं करता। अब अगर अगर हमें मैं इंडिया का पासपोर्ट नहीं छोड़ना चाहता हूं,
बट आई कांट स्टे इन अमेरिका बिकॉज मेरा काम यहां पर है। अगर मैं उनका पासपोर्ट नहीं लेता हूं तो मेरे सामने वो फोर्स चॉइस है। कुछ कंट्रीज डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती हैं, तो लोग दोनों पासपोर्ट रख सकते हैं। तो हमें इस लेंस में देखना पड़ेगा कि ये जो 4 मिलियन लोग, जिसको हम कहें कि 40 लाख लोग यूएस में हैं जो ओसीआई कार्ड होल्ड करते हैं, ये सब इंडियन पासपोर्ट रिलिंक्विश नहीं करते। ये जो आपने उद्धृत किया उदाहरण, ये जवाब है उसका जब लोकसभा में सरकार ने डेटा दिया था और उस पर काफी बहस हुई, जिसका मैंने उदाहरण भी दिया कि 1.63 lakhs इंडियंस गेव अप देयर सिटीजनशिप इन 2021, और इसमें से बिल्कुल सही कहा आपने, यूएस में सबसे ज्यादा सेटल हुए। और अगर आप 2018 से 2020-21 का देखेंगे तो 3.9 लाख इंडियंस ने पूरे 3 साल में ये दिया। तो ये एक फोर्स चॉइस भी होती है। लेकिन दीपक, हाँ, ये मैं सिर्फ लोगों के समझ के लिए कहना चाहता हूं, ये यूएस अलाउ करता है, यूके भी अलाउ करता है, आप 2 पासपोर्ट्स रखें। यूके आई हैव टू डबल चेक, बट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अलाउज कि आप डबल सिटीजनशिप रखें। ये इंडिया का रिस्ट्रिक्शन है, तो हमें छोड़ना पड़ता है। यू नो, एंड वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू कैरी। ये गोवा में भी है। ये बिल्कुल यहाँ पे अच्छा किया आपने। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं गोवा में वहाँ के विधानसभा चुनाव आज से बहुत साल पहले कवर करने गया था, तो मैं वहाँ के लोकल जब जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने मुझे बताया कि सिटीजनशिप सरेंडर हुई है। वहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद घट गई है। मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला था कि हिंदुस्तान में ऐसा एक राज्य है जहाँ पर वोटर्स की तादाद घट रही है। तो वहां पर फिर मुझे पता चला कि क्योंकि वहां के लोग पुर्तगाल जाना चाहते हैं काम के लिए और उनको छोड़ना पड़ता है, इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करता है ड्यूअल सिटीजनशिप। तो ये एक मजबूरी है, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन अनुराग, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बच रहा है। ये ब्रेन ड्रेन का इश्यू है, चाहे वो एक मजबूरी तो है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से जब हम ग्रो कर रहे हैं इतनी रफ्तार से, शानदार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हम कहाँ खड़े होंगे। हम $13-14 से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,500 के आसपास आ गया, 3.5 तक चला जाएगा बहुत जल्दी। जे शेप रिकवरी आ जाएगी अचानक से लोगों की हर चीज में। यानी कि यहाँ पर सब कुछ है, फ्यूचर है। उसके बावजूद ये ब्रेन ड्रेन, और अब थोड़ा ही नंबर दिख रहा है, लेकिन ये वेल्थ ड्रेन, जॉब क्रिएटर्स का ड्रेन, ये कहीं आगे चलकर मुश्किल तो नहीं करेगा? तो दीपक, बहुत अच्छा सवाल है। एक यंग जो स्टूडेंट्स एंड अदर अर्ली प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, उनका सिनेरियो अलग है, बट एक छोटा सा पॉइंट टच करता हूं। देखिए, ये मैंने पॉजिटिव लेंस में रखी बात, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एनआरआईज के लिए लाइफ आसान है। हर स्टेज पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। इंडिया में 1.5% पॉपुलेशन है जो रियली टैक्स पे करती है। बाकी सब आईटीआर 8 करोड़ फाइल हो गए, आईटीआर में टैक्स पे करने जरूरी नहीं है। एक्चुअल टैक्स पेयर्स बहुत कम है दीपक, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि, और बिकॉज हेल्थ केयर एजुकेशन में कुछ रिटर्न में नहीं मिलता है, तो ये एक रियल इशू है। एंड दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन, चाहे वो पेट्रोल डीजल पर हो या दूसरी जगह हो या जीएसटी हो या सर्विस टैक्स हो, वो बढ़ता रहेगा और वो बढ़ेगा। बिकॉज एक पॉइंट पे सैलरीड क्लास रियली तंग आ चुकी है कि हम ही पर सारा टैक्स का बोझ आता है, और इट्स रियली नॉट सस्टेनेबल फॉर एनी कंट्री। अब आते हैं दीपक आपकी बात पे, राइट? तो इसको हम आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि ये फ्री रन नहीं है गवर्नमेंट पे के देखिए जितना मर्जी टैक्स डालिए। इट इज रियली गेटिंग टू द ब्रिंक। एक अब आते हैं आपके यंग वालों पे दीपक, वो एक रियल चैलेंज है। दिस इज नॉट अ चैलेंज बिकॉज यहां पर तो देखिए जो मिलियनर्स हैं वो तो फिर अपना स्टैब्लिश कर चुके हैं करियर। अगर वो यूएस से लिंक्ड है तो यहां रहेंगे, इंडिया से लिंक्ड है तो इंडिया में रहेंगे। यंग वंस का एक रियल थ्रेट है दीपक, विच इज दैट मुझे सेंस आ रही है कि जो अफोर्ड कर पा रहा है वो एक बार चांस जरूर लेना चाहता है। पार्टली दीपक ये जस्टिफाइड है बिकॉज हमने जो वेल्थ क्रिएशन वाले न्यू जॉब्स क्रिएट, अगेन इट गोज बैक टू 40% ऑफ मार्केट कैप अगर टेक्नोलॉजी फार्मा से आ रहा है, और इस इंडस्ट्रीज में जो लोग भी काम करते हैं वो देश से भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो वेस्ट को हेट नहीं करते हैं। उनको कोई नफरत नहीं है वेस्ट से, रादर दे एस्पायर देयर लाइफस्टाइल। वो लीवाइस जीन्स पहनते हैं, वो कोक कंज्यूम करते हैं, वो यूट्यूब में जाते हैं। They are inspired by these companies, Apple, Meta, Google. So I think we have to agree कि उनके रोल मॉडल्स यूएस में भी शिफ्ट हो गए हैं, यूरोप में भी शिफ्ट हो गए हैं। That's why people want to leave. And that's something which I think maybe वहां पर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। बिकॉज एक छोटा सा अगर मैं सवाल करूं, मैं खुद IIM में पढ़ चुका हूं। एक पॉइंट पर लोगों को लगता है कि अगर IITs और IIMs में एडमिशन हुआ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कॉलेजेस उस स्टैंडर्ड के उस क्वांटिटी में है नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉलेजेस में जो लेवल है वो बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो आई थिंक वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है दीपक, वेयर यू कैन होल्ड यंग टैलेंट इन द कंट्री। दैट सेड दीपक,
हर स्टूडेंट को ये भी ना माने कि वो पढ़ने जा रहा है यूएस. मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन टू यूएस एंड यूके इन द नेम ऑफ स्टडी इज एक्चुअली अ willful migration. They just want to migrate. Education is just a means. तो उनको आप रोक नहीं सकते थे. कुछ लोग जाएंगे विक्रम, सॉरी दीपक, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि बहुत लोग रहेंगे और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. एब्सोल्युटली, यानी कि हर पक्ष है, ये पलायन का, ये ब्रेन ड्रेन का, विदेशों में बस जाने का, हर पक्ष है. इसमें एक कोई लकीर इतना खींचना बड़ा मुश्किल है. एक आखिरी सवाल संक्षेप में, जो शायद मूल सवाल है आज की चर्चा का. अच्छा हुआ हमने और पर्सपेक्टिव भी छुए, लेकिन एक मूल सवाल, क्या वाकई में ये दुबई और बाकी जो देश हैं जहां पर हमारे जो HNIs हैं उनके ऑफिसेस खुल रहे हैं, वो शायद आगे आने वाले समय में जाएंगे भी, क्या वाकई में दुबई हो गया, दूसरी हो गया, वहां पर टैक्स नियम इतने आसान है कि वहां पे कारोबार करना बहुत ज्यादा आसान है भारत से, या ये सिर्फ बात ये है कि अपॉर्चुनिटी को पहले ग्रैब कर लिया जाए? नहीं, तो वो भी दीपक सही पॉइंट है. आप देखिए, एज अ इंडिविजुअल, अगर मैं, और अब तो जुलाई आ रहा है, अगर एज एन इंडिविजुअल अगर मैं इंडिया से पैसा यूएस में भेजता हूं, तो वो तो 20% टैक्स होल्ड कर, आज की तारीख में 5% होल्ड किया जाता है. वो 5 भी क्यों किया जाता है, पॉइंट नहीं है, बट ठीक है, आप कीजिए. लेकिन जब यहां से पैसा भेजता हूं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो अगर आप कैपिटल पे कंट्रोल्स डालेंगे तो लोग उसके अराउंड रास्ता ढूंढेंगे. आई थिंक, बट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर मैं पैसा ट्रांसफर करता हूं तो फिर वो एज एन FII, देन वो आप फुल ट्रांसफर कर सकते हैं. तो यू विल सी दीज हब्स इमर्जिंग, जो सम ऑफ दीज टैक्स फ्रेंडली लोकेशंस, दुबई एंड ऑल, वहां पर फाइनेंशियल वर्ल्ड एटलीस्ट उसके सॉल्यूशंस निकालेगा, एज लॉन्ग एज वो पैरिटी नहीं है बिटवीन इंडिविजुअल एंड FIIs मूविंग मनी. और FIIs पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो फिर पैसा का फ्लो बंद हो जाएगा. तो अल्टीमेटली ये एक चक्र है. दीपक, आपने ग्लोबल विलेज की बात कही ना, तो अब वी आर इन अ ग्लोबल विलेज. अगर हमारी इकोनॉमी इतने सारे वेल्थ क्रिएटिंग जॉब्स बाहर की कैपिटल और टेक्नोलॉजी पर क्रिएट कर रही है, तो वी कांट से कि हम आपकी कैपिटल लेंगे लेकिन हम जाने नहीं देंगे यहाँ से. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो उस पर विचार तो करना पड़ेगा दीपक, अदरवाइज यू बिकम अ रिस्ट्रिक्टेड कंट्री, फिर आपके यहाँ कैपिटल आएगी भी नहीं उतनी. इनफैक्ट मैं कहता हूँ इंडियन मार्केट में बहुत कैपिटल आ सकती है, लेकिन वो जो कुछ चीज होल्ड किए हुए वो यही सब रेस्ट्रिक्शंस है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी है, कि पॉलिसी कब चेंज हो जाए और आपका पैसा फंस जाए. यू डोंट वांट टू डू दैट. बिल्कुल, ये मैट्रिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस तरह के जो नंबर्स आते हैं, मुझे लगता है कि सरकारों के लिए भी ये थोड़ा सा रुक के होमवर्क करने को प्रेरित करते हैं कि भाई क्यों जा रहे हैं, चाहे 1000 भी जा रहे हैं. तो हो सकता है कि इन डेटा के बाद कुछ टैक्स नियमों में कुछ ऐसी बात बने कि हमारे यहाँ ये ऐसा इकोसिस्टम बने कि लोग न जाएं. तो बहुत सारी चीजें हैं, दोनों पक्ष हैं. बहुत अच्छे से अनुराग आपने हर पक्ष को छुआ, हर पक्ष को रखा, एक बैलेंस्ड बिगर पर्सपेक्टिव में बात हुई. थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए. अनुराग सिंह, ये थी हमारी कवर स्टोरी. आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी बड़ी दिलचस्प है. ये दिलचस्प इसलिए हो रही है क्योंकि डेटा ही ऐसा दिलचस्प उभर कर सामने आया है कि इस पर आज की चर्चा बनती है. हाल ही में दिग्गज IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि TCS के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसमें एक नया ट्रेंड देखने को मिला. TCS में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बड़ी संख्या में नौकरियां छोड़ रही हैं, और महिलाओं के नौकरी छोड़ने के पीछे कंपनी की वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी बताई जा रही है. सिर्फ TCS ही नहीं, बल्कि कई और कंपनियां भी हैं, खासतौर से IT कंपनीज, जहां पर वर्क फ्रॉम होम खत्म किया जा चुका है या फिर किया जा रहा है या उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके चलते महिलाएं नौकरियां छोड़ रही हैं. वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी लागू होने के बाद से 31 मार्च 2023 को TCS का एट्रिशन रेट 20.1%, एट्रिशन यानी कि जो छोड़ने का रेट होता है, वो पहुंच गया था. कोविड महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम ने कुछ महिलाओं के लिए घरेलू स्थितियां बदल सी दी, और यही वजह है कि महामारी खत्म होने के बाद भी महिलाएं ऑफिस नहीं आना चाहती. आपको याद होगा कि महामारी के दौरान अलग अलग सेक्टर्स में लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी थी. भारत की $245 बिलियन की IT सर्विसेज इंडस्ट्री ने महिलाओं को बड़े तौर पर आकर्षित किया था, क्योंकि घर से काम करना था. तो एक जमाने में शायद जो अपनी मजबूरी के कारण नौकरियां छोड़ चुकी थी महिलाएं, उनको एक होप जगी कि घर से ही वो काम कर सकती हैं. रिमोट वर्क की वजह से उन्हें घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाने में आसानी हुई थी. अब महामारी खत्म होने के बाद चीजें सामान्य हो गई हैं और दफ्तर दोबारा खुल गए हैं, तो उन्हें बैलेंस बनाकर रखने में मुश्किल आ रही है. कंपनी के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम सभी लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है, लेकिन कंपनी के लिए इसके नुकसान भी हैं. जिन कर्मचारियों को काम करते हुए कुछ समय हो गया है,
उनका नेटवर्क बन गया है, वो तो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन जूनियर कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं है। साथ में मिलकर काम करना, टीम बिल्डिंग, ये ऐसी जरूरी चीजें हैं जो इन 2 साल में बहुत नुकसान जिनको हुआ है। टीसीएस की मौजूदा वर्कफोर्स में से आधे से ज्यादा की नियुक्ति मार्च 2020 के बाद हुई, और जब महामारी की वजह से सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम पर जाना पड़ा था, इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने दफ्तर देखा ही नहीं। पिछले कुछ महीनों के दौरान दिग्गज आईटी कंपनी ने अपनी वर्क फ्रॉम ऑफिस की पॉलिसी पर काम किया। कर्मचारियों को कम से कम हफ्ते में 3 दिन दफ्तर आने पर मेमोज भी दिए गए, कम से कम 3 दिन दफ्तर नहीं आने पर मेमोज दिए गए। टीसीएस ने एक बयान जारी कर यह भी बताया कि उनका लक्ष्य महीने में औसतन कम से कम 3 दिन सभी कर्मचारियों के लिए दफ्तर से काम करने का है, मगर महिलाएं हफ्ते में 3 दिन भी ऑफिस आने से मना कर रही हैं, और यही वजह है कि महिलाएं बड़ी संख्या में अपना इस्तीफा सौंप रही हैं, नौकरियां छोड़ रही हैं। तो बड़ा दिलचस्प ये ट्रेंड है, इसको और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। टीम लीज डिजिटल से हमारे साथ इस वक्त मुनीरा लोलीवाला मौजूद है। मुनीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका एनालिसिस पहले कि ये वाकई में ये वुमेन जो वर्कफोर्स है हमारा, क्या वाकई में ऑफिस पहुंचकर अब वर्क लाइफ बैलेंस बना पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो नौकरियां छोड़ रही हैं, या कुछ बात और है? जाहिर सी बात है दीपक जी, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना एक महिला कर्मचारी के लिए मुश्किल है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अभी भी हमारा ट्रेंड जो है वो 90% या बोला जाए तो 100% सिर्फ महिलाओं पर होम डिपेंडेंसी या पेरेंटल डिपेंडेंसी रहती है। तो वो ट्रेंड अभी भी है। इस वजह से प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क लाइफ बैलेंस का इशू है। ये जो फेज है जिसे हम बोलते हैं कि कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को खारिज करके वर्क फ्रॉम ऑफिस का इशू मेमो किया है, उसका जो रशिंग ट्रांजिशन है, प्रॉब्लम ये है। क्योंकि अगर हम बात करें, आज जैसे कि आपने बताया कि 2 साल पहले काफी सारी महिलाओं ने काफी टेक कंपनीज या आईटी कंपनीज में जॉब ली है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, उन्होंने कभी ऑफिस देखा ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर पाते। अगर आप इस चीज को तुरंत बंद करने या खारिज करने की मांग करेंगे, तो उनके लिए ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इसको बैलेंस कर पाना मुश्किल है। इसीलिए कोई ऑप्शन ना होते हुए उन्हें क्विट करना पड़ता है। दूसरी चाहे चौंका देने वाली बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या पिछले 2 साल में काफी ज्यादा रही है आईटी कंपनीज में। उसमें भी अगर हम बात करें तो 51% जो महिलाएं हैं वो नए रिक्रूट्स एंट्री लेवल पर किए गए हैं। अच्छा। विच मीन्स कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जहां पे हमारा जो स्टेम रेशियो है हिंदुस्तान का, वो इक्वालिटी पे आया है, 50-50% बिटवीन महिला कर्मचारी और हमारे मेल कलीग्स। जाहिर सी बात है, जब हम वुमेन इंजीनियर्स को बढ़ावा देंगे तो वो अपने लाइफ के इस एज में या इस जर्नी पर पहुंच जाती है जहां पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रंट सीट ले लेती है, जिस वजह से 50% जो महिलाएं हैं वो एज ग्रुप बिटवीन 30 to 35 में क्विट कर जाती हैं, काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। बाकी जो है वो 56% लगभग जो है वो अपने मिड करियर में क्विट कर जाती है, एब्सोल्युटली, ड्यू टू इश्यूज ऑफ जेंडर बायस। एब्सोल्युटली मुनीरा, मैं यहीं पर आपको इसलिए इंटरफेयर कर रहा हूं क्योंकि ये जो लॉजिक्स है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी, मैं सिर्फ टीसीएस की बात नहीं करूंगा, आईटी कंपनी हो या दूसरी हो, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी हो, आप कभी भी जब बात आती है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स में, तो सबको मालूम है, सबकी लीडरशिप को मालूम है कि कहां कहां पर वो जॉब क्विट करती है, उनको कहां कहां पे मिड करियर में बच्चे के वक्त उनको सारे वो विंडोज मालूम है जहां पर वो एग्जिट, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि आप वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट उनको दें ताकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े। आपने बहुत अच्छा डेटा दिया। एंट्री लेवल पे अगर 51% यानी कि आधे से भी ज्यादा अगर वुमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छा हेल्दी ट्रेंड है। एक तरफ इनके प्रोमिसेस हैं कंपनीज के, दूसरी तरफ जब आपके पास मौका आ रहा है कि पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, तो आप वहां पर पॉलिसीज को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा ये एक ऐसा विषय है जहां पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कंपनीज को? नहीं, बिल्कुल दीपक जी, इंट्रोस्पेक्शन है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो भी टॉप बड़ी आईटी कंपनीज है, अगर हम उनकी बात करें तो पिछले 1 साल में या 2 साल में उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉइज को हायर किया है।
अगर हम किसी भी आईटी कंपनी की बात करें या टीसीएस की भी बात करें, तो हम और आप दोनों जानते हैं कि मिड लेवल सेगमेंट में टीसीएस में सबसे ज्यादा वुमेन वर्कफोर्स है आईटी में। ये एक बहुत अच्छी बात है। जबकि आप कोई और कंपनी लेने जाएंगे तो वहां पे मिड लेवल या सीनियर लेवल या सी स्वीट में आपको बहुत कम परसेंटेज या कम प्रतिशत महिलाएं मिलेंगी। तो हमें हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा एट्रिशन है या जो महिलाएं जॉब छोड़ना चाहती है, क्विट करना चाहती है, वो किस सेगमेंट से, किस लेवल से क्विट कर रही है और उनके रीजंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यही कंपनियां हैं जिन्होंने काफी सारे प्रोग्राम्स की इनिशिएटिव ली है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, हाइब्रिड मॉडल हो गया, या इंगेजमेंट टाइटर करके प्रोडक्टिविटी मेजर्स को बढ़ाया जाए। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सेकेंड इनिंग्स, जैसे जो बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने प्रेगनेंसी की वजह से या चाइल्ड या पेरेंटिंग या ओल्ड एज पेरेंट्स की वजह से जो ब्रेक्स लिए हुए हैं उनको रीजॉइन करवाएं। तो ये सारे इंट्रोस्पेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन अगर परसेंटेज ज्यादा रहा है, जैसे कि बिटवीन 2020 एंड 21 36% रेशियो महिलाओं का टेक में इम्प्रूवाइज हुआ है और 2% का डिप हुआ है बिटवीन 22 और 23। तो अगर आप कंपाउंडिंग फॉर्म में ये डिप लेंगे तो ये ज्यादा नहीं है, बट ये शुरुआत हो सकती है। तो इसको रोकने का एक तरीका ऐसा हो सकता है कि इसको कंबाइंड फॉर्म में लिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अच्छा, दो तरीके आपका असेसमेंट क्या है मुनीरा जी? ये वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ना देना या जबरदस्ती ये कहना कि साहब आप हाइब्रिड में आइए, 3 दिन आप ऑफिस आइए ही आइए, 2 दिन भले ही आप घर से रह ले, ये कंपनियों को लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स? क्योंकि वर्कफोर्स बहुत बड़ा छूट जाएगा। बहुत सारी महिलाएं अगर नौकरियां छोड़ देंगी तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर भी आएगा। तो कंपनीज के लिए एक सही पर्सपेक्टिव क्या होगा? क्या वो वापस फ्लेक्सिबिलिटी दे दे महिलाओं को, या फिर कह दे कि ठीक है, अगर आप नौकरी छोड़ना चाहती हैं घर से काम, नहीं तो राम राम, अगर ये करना चाहती हैं तो ये कर लीजिए? नुकसान किस सिनारियो में ज्यादा होगा कंपनीज को? देखिए, नुकसान इस सिनेरियो में ज्यादा होगा जब इन ऑप्शंस को मल्टी चैनल या मल्टी फोल्ड में ना चलाया जाए। हम किसी भी एक ऑप्शन को आज जो है, हम अगर भारत की बात करें तो किसी भी एक ऑप्शन में हम वर्कफोर्स को नहीं चला पाते हैं। हमें डील करना है जेन जी के साथ जो हमारे एंट्री लेवल है, गिग वर्कफोर्स के साथ जो हमारे मिड सेगमेंट है, और जो हमारे अबव मिड सेगमेंट है। हमें इन सभी के साथ डील करना है, इसीलिए फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल की बहुत आवश्यकता है। अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे 2 चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को करनी चाहिए। एक, इसको देने के लिए ये ट्रांजिशन जो है, जैसे वर्क फ्रॉम होम को बंद करके वर्क फ्रॉम ऑफिस, ये इस ट्रांजिशन को एक समय दे, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दे जहां पे महिलाएं इसे प्लान आउट कर सके। दूसरी चीज, क्या हम अपने मेल कर्मचारियों को सेंसिटाइज कर रहे हैं? कितने ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आज ऑर्गेनाइजेशंस ले रहे हैं जहां हमने पेरेंटल जो हमें पेटर्निटी लीव्स है वहां पे हमने इम्प्रोवाइजेशंस देखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम है वहां पे इम्प्रोवाइजेशंस देखे। तो ये डुअल चीज में चलेगा। जिस हिसाब से हमें कंपनीज को यहाँ पे प्रोडक्टिविटी या कंपनीज को परफॉर्मेंस चाहिए, अगर हम उन परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी मेजर्स को कॉन्फ़िगर कर सके हाइब्रिड मोड में, तो काफी सारी कंपनियां हैं जो कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम में चल रही हैं। मुझे लगता है आपने इसका दायरा काफी बढ़ा दिया। आपका ये स्टेटमेंट ना वाकई में सोचने समझने पर मजबूर करना चाहिए लोगों को, कि जब हम बात करते हैं वर्कफोर्स, जिसकी मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि हम बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं, बहुत सारे भाषण देते हैं, बहुत सारी पोस्ट लिख देते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक्चुअल में अब सबके पास मौका है, कंपनीज के पास मौका है, मेल कर्मचारी जो हैं उनके पास ये मौका है कि वो क्या कुछ इंप्रोवाइजेशन कर सकते हैं जिससे पार्टिसिपेशन इंटैक्ट रहे। क्योंकि एक महिला अगर वो अपनी नौकरी को कह रही है कि मैं राम राम करने को तैयार हूं लेकिन मैं घर नहीं छोड़ूंगी, तो समझिए कि वो उनके उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो जो दूसरी साइड है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ये समझने का बहुत अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि अभी भी हम एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम घर से भी तैयार कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा इंप्रोवाइजेशन करना पड़ेगा सोच में, काम में। क्या कंपनियां ये कर पाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीरा जी, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा विश्लेषण दिया आपने, थैंक यू सो मच। देश की बाकी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज में। शुरुआत हिमाचल प्रदेश से, जहां के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड होने से शहर की मुख्य सड़क बह गई, साथ ही आसपास की जमीन भी धंसती चली गई। सड़क पर खड़े वाहन तेज धारा में बह गए, हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भारी बारिश की वजह से गांव में बाढ़ जैसे हालात जरूर पैदा हो गए हैं। धनियारा में फंसे लोगों के लिए तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 40 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
करला गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। राज्य में मैतेई बहुल कांगपोकी जिले में मंगलवार रात हुए हमले में 9 लोगों की जान चली गई। इस हमले में 10 लोग घायल भी हुए। पुलिस के मुताबिक रात करीब 1 बजे खामेलोग गांव में हमला किया गया। हमलावर आधुनिक हथियारों से लैस थे। मारे गए सभी लोग खामेलोग गांव के हैं। इस घटना के अलावा बिष्णुपुर जिले में भी हिंसा हुई है। यहाँ फोगाक चाओ इखाई गांव में कुकी समुदाय के लोग मैतेई इलाकों में बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कुकी लोगों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज साउथ 24 परगना जिले के कैनिन में नॉमिनेशन के दौरान सत्ताधारी टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम से हमले किए। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उधर बांकुड़ा जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से बैग बरामद किया। इसमें 1 दर्जन बम भरे हुए थे। पुलिस ने कार जब्त कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को आज सुबह ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी कल सुबह 7 बजे बालाजी के घर पहुंची थी। यहां उनसे 24 घंटे पूछताछ हुई। ईडी की कार्रवाई और पूछताछ के दौरान सेंथिल ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां वो दर्द से रोते दिखाई दिए। अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में सेंथिल बालाजी को बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट में एक विज्ञापन को लेकर विवाद बढ़ गया है। दरअसल शिंदे गुट की शिवसेना ने मंगलवार को अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया। इस विज्ञापन के बाद बीजेपी की नाराजगी की बात सामने आई है। बढ़ते विवाद को देखते हुए आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक नया विज्ञापन जारी किया। इसमें बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार को जनता की पहली पसंद बताया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने आज अपने जन्मदिन पर औरंगजेब और लाउडस्पीकर की तकरीर वाला केक काटा। उन्होंने केक पर औरंगजेब की गर्दन वाली जगह पर चाकू चलाया और लाउडस्पीकर को क्रॉस कर दिया। राज के 55वें जन्मदिन पर उनके समर्थक ये केक लेकर उनके घर पहुंचे थे। महाराष्ट्र में औरंगजेब की तस्वीर को लेकर कुछ दिन से हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद एमएनएस के समर्थकों ने भी मुंबई में औरंगजेब का पुतला फूंका था। राज ठाकरे औरंगजेब के खिलाफ बोलते आए हैं। वे मस्जिद से लाउडस्पीकर में अजान के खिलाफ भी आंदोलन कर चुके हैं। लंदन में हैदराबाद की एक छात्रा की उसके फ्लैटमेट ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 27 साल की कोंथम तेजस्विनी रेड्डी लंदन के विम्बली में अपने दोस्तों के साथ रहती थी। 6 दिन पहले ब्राजील का एक शख्स उनके फ्लैट में रहने के लिए आया। आरोप है कि उसी शख्स ने कल सुबह तेजस्विनी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तेजस्विनी पिछले साल मार्च में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए लंदन गई थी। पुलिस ने बताया कि तेजस्विनी की मौके पर ही मौत हो गई। हमला करने की वजह अभी साफ नहीं है। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार 16 जून को किया जाएगा। 16 जून की सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें जनता दल यूनाइटेड कोटे से रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर राज्यपाल सचिवालय बिहार की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है। आपको बताएं कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के इकलौते मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कल ही इस्तीफा दे दिया था। उधर आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और विधि मंत्री कार्तिक कुमार का इस्तीफा हो चुका है। मतलब घोषित 2 कुर्सियां खाली हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को होने जा रही महापंचायत के खिलाफ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तरकाशी के पुरोला में यह महापंचायत बुलाई थी। कोर्ट ने सुनवाई से मना करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील शाहरुख आलम ने मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा। उन्होंने कहा कि एक समुदाय को जगह खाली करने के लिए धमकाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था देखना प्रशासन का काम है। केंद्र के अध्यादेश पर लेफ्ट का समर्थन लेने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने सीपीआई और डी राजा का समर्थन के लिए आभार जताया और कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ जनता को समर्थन दिया है। डी राजा ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री पर ईडी की कार्रवाई पर कहा कि केंद्र अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को निशाना बना रही है। गुजरात में तूफान बिपरजॉय की आहट अब तेज सुनाई देने लगी है। तटीय इलाकों में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं।
इन इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को सबसे पहले यह तूफान गुजरात में कच्छ तट से टकराएगा। अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही घंटों में ये तूफान कच्छ जिले के जखो पोर्ट से टकराने वाला है। हालांकि इससे पहले ही तूफान के आने की आहट मिलने लगी है और मुंबई से लेकर केरल के तट तक समंदर में तूफानी लहरें उठ रही हैं। दरअसल चक्रवात बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में हो सकता है, लिहाजा यहां तूफान के किसी भी असर से निपटने की फुल प्रूफ तैयारी की गई है। खुद मुख्यमंत्री पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के मुताबिक समंदर के 5 किलोमीटर के दायरे में आ रहे 4000 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया है। प्रशासन द्वारका में समंदर के किनारे बने मंदिरों को भी खाली करा रहा है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम एक एक जगह पर जाकर लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तूफान के खतरे के बीच फिलहाल द्वारका आने से बचें। इस बीच चक्रवात के खतरे को देखते हुए द्वारका में 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मछुआरों को 15 जून तक समुद्र तट पर न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय तूफान 15 जून की दोपहर तक कच्छ के तट को पार करेगा। उस वक्त इसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। गुजरात के कच्छ, जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, बलसाड और द्वारका को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवा चलने की आशंका जताई है, जिसका एहसास अभी से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए गुजरात में अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है और अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तूफान की तबाही से लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेवी और एयरफोर्स के साथ आर्मी के जवान भी एक्शन में आ गए हैं। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी भुज के आर्मी कैंप पहुंचे। उन्होंने तैयारियों को परखा ताकि हर स्थिति का सामना करने के मुकम्मल इंतजाम किए जा सकें। दरअसल गुजरात के हालात पर केंद्र और राज्य सरकार का कंट्रोल रूम 24 घंटे नजर रखे हुए है। केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिपरजॉय तूफान से निपटने की तैयारियां परखने के लिए बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार की तैयारियों और स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए जा रहे कामों की जानकारी दी। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हमारा उद्देश्य चक्रवाती तूफान से होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम करना और ये सुनिश्चित करना है कि जान माल का नुकसान ना हो। इस बीच कोस्ट गार्ड की टीम के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट किया। इस वीडियो में कोस्ट गार्ड के जवान द्वारका के ऑल रिंग में फंसे लोगों को बचाते हुए दिखाई दिए। कोस्ट गार्ड की टीम ने 50 लोगों को रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर की मदद से समुद्र के किनारे तक पहुंचाया। इंडियन कोस्ट गार्ड के उप महानिदेशक मनीष पाठक ने इस ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण बताया और जवानों की तारीफ की। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय कच्छ के समुद्र तट से टकराएगा, इसलिए यहां कड़ी निगरानी की जा रही है। समुद्र में उठती लहरों के बाद पूरा इलाका अलर्ट पर है। अगले 5 दिन के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। फिलहाल समुद्र के किनारे निगरानी बढ़ा दी गई है। इस बीच कच्छ के मांडवी के मोटावा गांव से करीब 1200 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इन लोगों को गुंडियाली गांव के स्कूलों में बनाए गए अस्थायी शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है। अब इन लोगों को 16 जून तक यहीं रखा जाएगा। शेल्टर होम में लाए गए लोगों की सोने से लेकर खाने, पीने और टॉयलेट तक की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। सर, जैसे हमारे परिवार में हम व्यवस्था रखते हैं ना, वैसी ही व्यवस्था इनको हम यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। चक्रवाती तूफान का असर महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। मुंबई में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र तट पर लोग ना जाएं, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल बिपरजॉय नाम का ये खतरा
धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। 15 जून को कुदरत अपना असली कहर दिखाएगी, जिससे निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिपरजॉय तूफान का असर मुंबई शहर में भी दिख रहा है। तूफान के खतरे को देखते हुए शहर के कई इलाकों में कड़ी नजर रखी जा रही है और लोगों की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। मुंबई से जी मीडिया संवाददाता नीलेश शुक्ला की रिपोर्ट। अरब महासागर में उठे तूफान बिपरजॉय का खतरा भले ही गुजरात पर अधिक हो, लेकिन उसकी तीव्रता का जो प्रभाव है वो फिलहाल मुंबई शहर भी महसूस कर रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंबई के एक ऐसी तटीय इलाके पर है जहां पर एक बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल ये बीच जो है वो पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और इसका कारण है इस बीच पर उठने वाली ये ऊंची ऊंची उफंती जो लहरें हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर बीएमसी हो या मुंबई पुलिस हो, उनके द्वारा लगातार नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आईएमडी द्वारा आज ये चिताया गया था कि मुंबई शहर में 9:32 पे करीबन 4 मीटर ऊंची जो लहरें हैं वो हमें देखने मिल सकती हैं। साथ ही साथ हवा की जो रफ्तार है वो 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मुंबई शहर में आज दिन भर देखने मिलेगी। बारिश में भले कुछ हद तक कमी हो, लेकिन उफनती लहरें और हवा जो है वो फिलहाल मुंबईकरों के लिए मुसीबत साबित हो रही हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बीएमसी द्वारा जितने भी तटीय इलाके हैं वहाँ पर जो लाइफ गार्ड हैं उन्हें तैनात किया गया है। जो वॉच टावर हैं वो बनाए गए हैं। बीते दिनों ही हमने देखा कि कैसे मुंबई शहर में 4 बच्चे इन्हीं उफनती लहरों का शिकार हो गए थे, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद प्रशासन और भी जो कड़े कदम हैं वो लगातार उठा रहा है और इसी सिलसिले में जो भी जितने भी तटीय इलाके हैं उन्हें फिलहाल खाली कर दिया गया है। वहां पर किसी भी सैलानी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बीचेस से कुछ मीटर दूर ही रेड फ्लैग्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि नागरिक इन रेड फ्लैग्स को क्रॉस ना करें और अपनी जान को खतरे में ना डालें। तो इस प्रकार की जो सावधानियां हैं वो फिलहाल मुंबई बीएमसी प्रशासन द्वारा ली जा रही हैं। साथ ही जो आम नागरिक बीचों पर पहुंचते हैं उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वो किसी भी प्रकार से बीचेस पर ना पहुंचे, वरना ये उनके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन नरसिंह के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डार्क पैटर्न को लेकर सरकार सख्त हो गई है। जल्द ही इसे रोकने के लिए सरकार कानून भी बनाने वाली है। यानी अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया पर कोई गलत दावों के साथ सामान बेच रहा है तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन डार्क पैटर्न है क्या और सरकार ने किस किस तरह के डार्क पैटर्न का पता लगाया है जिसे रोकने के लिए वो नियम बनाने वाली है, ये जानने के लिए बात करते हैं मेरी सहयोगी एकता सूरी से। एकता, ई कॉमर्स में डार्क पैटर्न क्या है और कंपनियां कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर इसका इस्तेमाल कर कंज्यूमर्स को ठगती हैं? पर डार्क पैटर्न्स हम उन हथकंडों को कह सकते हैं जो अक्सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपनाता है, एक यूजर को एक तरह से गुमराह करते हुए या फोर्सफुली उससे वो प्रोडक्ट खरीदवाने या सर्विस को खरीदवाने के लिए। यहाँ पर एस्की और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने 10 तरह के डार्क पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं। मसलन सबसे पहला अर्जेंसी, ये कहते हुए कि सिर्फ एक ही टिकट बची है, आप जल्दी से बुक कर लीजिए, या सिर्फ इस प्रोडक्ट के 4-5 पीसेज ही बचे हैं, आप बुक कर लीजिए, आप खरीद लीजिए। उसके बाद दूसरा जैसे आता है बास्केट स्नीकिंग। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी, ये कहते हुए कि जब हम एयरलाइन की कोई टिकट बुक करते हैं तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो खुद ब खुद टिक मार्क होती है और फाइनल कॉस्ट में जुड़कर आती है, जबकि हो सकता है कि कंज्यूमर को ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं खरीदनी है। तो ये बास्केट स्नीकिंग का ये मतलब हुआ कि बिना एक कंज्यूमर के अप्रूवल के आपने उसकी कार्ट में एक प्रोडक्ट को डाल दिया है। इसके बाद कंफर्म शेमिंग, जिसका ये मतलब है कि अगर किसी वेबसाइट को आप एग्जिट करना चाहते हैं तो बार बार मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, इतने लोग
ऑनलाइन हैं, इतने लोग ये सर्विस देख रहे हैं, इतने लोग इस सब्सक्रिप्शन को देख रहे हैं, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट? ये इतनी बार आता है कि एक कंज्यूमर के दिमाग में आएगा कि शायद कुछ ऐसा है जो मुझे अभी इस वेबसाइट पर टिके रहना चाहिए। फिर उसके बाद है फोर्स्ड एक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी वेबसाइट पर गए हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालिए, मेल आईडी, फोन नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और जब तक आप उस डायलॉग बॉक्स में ये डिटेल्स नहीं डालते आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। उसका है फोर्स्ड एक्शन मतलब। इसके बाद आता है नैगिंग, जिसका ये मतलब हुआ कि बार बार उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदवाने के लिए एक मैसेज आना कि इतने लोग ये खरीद रहे हैं, आपको भी खरीदना चाहिए, इसके ये फायदे हैं, इस सब्सक्रिप्शन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये इतने % डिस्काउंट में मिल रहा है। इतनी बार वो मैसेज आना और आप वेबसाइट पर आगे नहीं मूव ऑन कर पाते जब तक आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद नहीं लेते। और कभी कभार जब लोगों को जरूरी काम होता है तो अगर सर्विस की प्राइस छोटी है तो लोग खरीद भी लेते हैं, जबकि ये गलत तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदवाना है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, मतलब आपने किसी सर्विस को सब्सक्राइब किया है लेकिन उसे कैंसिल करने की ऑप्शन नहीं दिख रही, और कभी कभार जब लोग सब्सक्राइब करते भी हैं तो अपने आप ऑटो रिन्यू की जो ऑप्शन है वो टिक मार्क होती है, जबकि यहाँ पर एक कंज्यूमर को ये देना चाहिए कि अगर वो इस सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करना भी चाहता है कि नहीं, लेकिन ये ऑप्शन उसके पास आने की बजाय खुद ब खुद ऑटो रिन्यूअल पे सब्सक्रिप्शन होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेस इंटरफेरेंस की। इंटरफेस इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि आपको एक कोई डायलॉग बॉक्स आ रहा है, आप उससे एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको कैंसिल की ऑप्शन ही नहीं दिख रही है। यहाँ पर भी कंज्यूमर कभी कभार इसीलिए ही उस सर्विस को कंटिन्यू रखता है क्योंकि कैंसिल करने की ऑप्शन नहीं दिखती। बहुत से कंज्यूमर्स आगे बढ़ना चाहते हैं और ये सोचते हुए कि कैंसिल नहीं है, आप कभी कभार फंस जाते हो उस ट्रैप में। अब एस्की का कहना है कि ये जो डार्क पैटर्न्स हैं उन्होंने कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के साथ आइडेंटिफाई किए हैं और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री 2 महीने के अंदर अंदर एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, गाइडलाइंस लेकर आएगी। अगर उन गाइडलाइंस को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने नहीं माना तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगे जिसके तहत 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। बाजार में दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 85 अंकों की बढ़त के साथ 63,228 के लेवल पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 40 अंक चढ़कर 18,750 के ऊपर क्लोज हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 92 अंकों की गिरावट के साथ करीब 44,000 के स्तर पर बंद हुआ। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 अपनी राय, अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। नमस्कार।